हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य का इतिहास हम यहाँ पे सीरीज़ लेके चल रहे हैं और लगभग 810 क्वेश्चन जो है मैं आपको आधुनिक युग के करवा चुकी हूँ। ठीक है, आधुनिक काल से मैं आपको 810 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। जाके ज़रूर देखिएगा, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितनी चीज़ें करवा रही हूँ ना, इसे बार बार रिवीजन कीजिए। काफ़ी समय है आपके पास और इस समय का अच्छे से आप यूटिलाइज़ कीजिए। तो देखिए, मैं आपको पूरा आदिकाल दो वीडियो दो प्लेलिस्ट होगा आदिकाल का, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्टार्टिंग वाला भी और अभी वाला भी, जो थोड़ा सा लेवल हाई है, दोनों ही वीडियो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, सारा आपको कंप्लीट देखना है। तब मैं आपकी गारंटी ले सकती हूँ कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जा रहा है। सारे एग्ज़ाम जितने भी साहित्य पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो हर एक जगह से आपका PYU क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। यहाँ पे प्रयोगवाद हम लेके चल रहे हैं। आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग ख़त्म कर दिया है, द्विवेदी युग ख़त्म कर दिया है, छायावाद हमारा हो गया है, प्रगतिवाद हो गया है और हम प्रयोगवाद की तरफ चल रहे हैं। प्रयोगवाद और नई कविता, ये दो हमें देखना है। इसके बाद आधुनिक काल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, ये सब का अलग से लेके चलेंगे। ठीक है, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो हम चलेंगे अभी अपने क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप खुद ही कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका रिस्पांस अच्छा आता है और बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, आपका कठपुतली रचना से लिया गया है। ठीक है, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और ये NCERT से क्वेश्चन आपका लिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कठपुतली, ये जो अब आप कविता अगर पढ़ेंगे कठपुतली, तभी आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो कठपुतली आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। वैसे NCERT तो आपको एक बार ज़रूर पढ़ ही लेना चाहिए सारा, और KVS में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, KVS में, क्योंकि वहाँ पे आपको NCERT का ही सिलेबस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अनचाहा नृत्य करने दो। यहाँ पे क्या है, अनचाहा नृत्य करने दो, उसके मन में कौन सी इच्छा जगी है। अनचाहा नहीं, मन चाहा होना चाहिए। ठीक है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी कि वो सारे धागों को तोड़ देना चाहती है। अनचाहा नृत्य करने दो। चलिए आगे देखते हैं। इनकी अन्य रचनाओं को भी ध्यान से देखिए। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल और संध्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका हरियाणा TGT से क्वेश्चन है, और हरियाणा TGT में आपका NCERT लगता है फॉलो किया जाता है। तभी आपका यहाँ पे देखिए, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है, तो ये भी जो है NCERT से ही लिया गया है। ठीक है, और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, श्याम एक किसान। ठीक है, श्याम एक किसान, और क्लास 7 में आपका शायद है ये NCERT में, तो वहीं से लिया गया है। और इसकी कविता है, कविता में बताना है कि कौन है, कौन बैठा हुआ है आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता हुआ। तो यहाँ पे तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहाड़, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वहाँ से, अब हम देखते हैं आगे। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्ति उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका नामवर सिंह, बी ऑप्शन। ठीक है, नामवर सिंह का ये कथन है, और ये अंधेरे में कविता है, ये किसका है, तो मुक्तिबोध का है, ध्यान रखेंगे। और तीव्र इंद्रबोध का कवि कहा जाता है
मुक्ति बोध को, इनकी गहन अनुभूति और तीव्र इंद्र बोध का कवि इनको इसके लिए कहा जाता है। अंधेरे में जो है इनकी एक बहुत लंबी कविता है और इसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 में हुआ और आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बताएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको विजिबल हो एक बार में। जिंदगी कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। तो अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन बताना है कि क्या यहाँ पे नहीं किया गया है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। तो देखिए मात्र जहाँ लग गया वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा सही, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बाकी आप देखें तो कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है, बिल्कुल। नाटकीय आरंभ है, ये भी सही है। रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है, तो ये डी ऑप्शन भी आपका सही है। गलत बताना था तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत किस और नहीं है, किस और नहीं है। तो पहले ये देख लेते हैं कि किस और है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस और नहीं है बताएंगे तो आत्मपरक जड़ीभूत, सौंदर्य भिरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता में कमज़ोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे आपके सही है। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन था थोड़ा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो थोड़ा सा लेवल हाई था। अब देखिए ये DSSB पीजीटी का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आपका सेम टू सेम देखने को मिला था बीपीएससी के TRE 3.0 में 6 to 8 के एग्ज़ाम में। सेम तीसरे तार सप्तक का कवि कौन नहीं है, यही बताना था। तीसरे तार सप्तक तो कल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि चारों तार सप्तक के कवियों के बारे में बताया था। तो इसमें से बताना है कौन है जो तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। और यहाँ पे हम बात करें तो तीसरे सप्तक के कवि कौन है, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे तार सप्तक के कवि कौन कौन है, बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वश्रीलाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बताना है, अंधेरे में नामक कविता प्रसिद्ध रचनाकार कौन है, तो मुक्ति बोध, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं को ध्यान में रखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो इजी क्वेश्चन आपका अब आपके लिए हो ही गया होगा। ए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अज्ञेय। ठीक है, तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय है। चार तार सप्तक प्रकाशित हो चुका है और चारों के डेट आपको याद रखने हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे थाली का धंधा कहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध है और काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है, तो राहु कार्नवेसी कहा है। ये भी आपका इसी बार आपका 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तो अभी अभी हमने देखा है, तो बिल्कुल भी इसका जो ऑप्शन है आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा तार सप्तक बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम को देख लीजिए, बार बार देखिए, डेट याद रखिए। 43 फिर 51, 8 आपको जोड़ना है। 8 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ देंगे 59 हो जाएगा। बस ये आपका 79 हो जाएगा, बस ये याद रखना है। चलिए, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल,
कौन बड़ा है यह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। ये जो पंक्ति है ये बताना है किसकी है। केवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल। कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। यह जो पंक्ति है ये किसकी है, तो ये आपका केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताना है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है। अब तार सप्तक का कवि है मतलब जो पहला वाला है ना वो बताना है आपको। तो पहले तार सप्तक का कवि कौन है, तार सप्तक ही हम कहते हैं पहले तार सप्तक के कवि को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। बताना है कौन सा नाम सही है। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, कौन सा नाम सही है ये बताना है। तो पहला तार सप्तक तो होता नहीं है, दूसरा सप्तक होता है, तार सप्तक नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तार सप्तक। उसके बाद होता है दूसरा सप्तक, उसके बाद होता है तीसरा सप्तक, उसके बाद होता है चौथा सप्तक। ठीक है, तो सप्तक होता है, तार सप्तक पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है ये बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन देख लेंगे क्या होगा। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। तो विरोधी तो नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है। मुक्ति मार्ग रचना जो है भारत भूषण अग्रवाल की है, ये तो सही है। पिघलते पत्थर रांगे राघव का है, ये भी सही है। अजय खंडहर जो है ये रांगे राघव का है। अच्छा, निराला दिया है तो यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। अजय खंडहर किसका है, तो ये भी रांगे राघव का ही है। ठीक है, रांगे राघव का ही है। और प्रलय सीजन शिवमंगल सिंह सुमन का है बिल्कुल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, ज़मीन पक रही है ये मैं आपको कल बताई हूँ, तो मेरे वीडियोस को आप लगातार विजिट कीजिए, तभी आपके जो है अच्छे से साहित्य में पकड़ बन पाएगी। ज़मीन पक रही है जो ये रचनाकार बताना है इसमें कौन हो जाएंगे, तो कल ही मैंने आपको ये बताया है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ सिंह, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके आप रचना एक बार देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केदारनाथ सिंह की रचनाएं काफ़ी पूछी जाती है। अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग लंबी कविता काफ़ी पूछी जाती है। तालस्ताय और टॉलस्टॉय और साइकिल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का अगर हम बात करें तो इनकी काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, खुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। धूमिल की हम बात करें तो धूमिल की यहाँ पे बात करें तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी तीन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रघुवीर सहाय की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। तो ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रघुवीर सहाय का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़े आगे। बताना है इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे अज्ञेय का कौन सा नहीं है। आंगन के पार द्वार इन्हीं का है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये भी इन्हीं का है, सदा नीरा भी इन्हीं का है, धरती नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। त्रिलोचन की कृति है धरती, ध्यान रखेंगे, ये त्रिलोचन की है। ठीक है, त्रिलोचन की कृति है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताएंगे कि इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है। अज्ञेय की कौन सी है, ये तो नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है। मछली घर भी नहीं है, साए में धूप भी नहीं है, तो हरी घास पर छन भर जो है अज्ञेय की कृति है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताएंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए किसका है। मछली घर संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है। हरी घास पर छन भर अज्ञेय की रचना है, और साए में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। संशय की एक रात, देखिए प्रयोगवाद काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
संशय की एक रात किसका है? तो नरेश मेहता, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इनकी अगर रचनाएं देख लीजिए एक बार। चैत्या, प्रवाद पर्व, अरण्या नरेश मेहता की कृतियां हैं। अरण्या के लिए नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना क्रम के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, तो ये भी ध्यान रखें। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ ये बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे हमने बोला था 8 8 आपको जोड़ना है, और यहाँ पे देखिए 43 था, उसके बाद 51 था, उसके बाद कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चारों का डेट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसको बताइए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों की बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, तो ये तो नहीं है। बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नहीं। नई नई राहों का अन्वेषण, बिल्कुल सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। काव्य की पूरी परंपरा का संपूर्ण निषेध, तो ये भी गलत बात है। तो सी ही यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, नई नई राहों का अन्वेषण। ऐसे भी प्रयोगवाद के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है किसने? अज्ञेय ने, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। चौथा सप्तक आपको याद रखना होगा, और यहाँ पे कौन नहीं है ये बताना है। तो बिल्कुल शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो शमशेर बहादुर सिंह है ये दूसरे तार सप्तक के हैं, ठीक है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। और यहाँ पे देखें तो बाकी सभी आपके हो जाएंगे चौथे सप्तक के कवि। शमशेर बहादुर सिंह की रचना याद रखिए, कुछ कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास। चौथा सप्तक का कवि कौन कौन है? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। बताना है इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 69 में हुआ है, तो ये तो आपका सही है, ये सही है। चौथा सप्तक का 79 में हुआ है, ये भी सही है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, तो तीसरे सप्तक में संकलित हैं क्या? बिल्कुल, तो ये भी आपका सही होगा। नहीं, तीसरे सप्तक में नहीं है ना, यही गलत है, सी ही ऑप्शन गलत होगा। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, तो सब सही है, तो ये सी नंबर ही आपका गलत होगा। शकुंतला माथुर जो है दूसरे सप्तक के अंदर आती हैं, ठीक है, तीसरे सप्तक के अंदर नहीं आते हैं। चलिए आगे बताना है हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता कौन है? हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता कौन है? और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है मुक्तिबोध। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? मैंने आपको बताया था कल ही कि प्रपदवाद और नकेनवाद एक ही होता है, ठीक है, नकेनवाद दोनों एक ही होता है। और कौन कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है और नरेश है। कौन नहीं है? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1959 में जो है इनका प्रकाशन हुआ है, इनका प्रकाश में आए हैं 1969 में, 59 में। चलिए बताना है इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? बताएंगे दूसरा सप्तक में संकलित कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रघुवीर सहाय, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए दूसरे सप्तक के कवि में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। चलें आगे, नेक्स्ट है यहाँ पे इसको सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का ही है, ये तो सही है। और यहाँ पे देखें तो चांद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध का है, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है, तो डी ऑप्शन ही आपका गलत होगा।
टूटने का सुख ये किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है ये, ठीक है। टूटने का सुख अज्ञेय का नहीं है। चलें आगे। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है टूटने का सुख, देखिए यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कृति है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? अब इसकी जो भूमिका किसने लिखी है ये बताना। एक विलक्षण प्रतिभा नाम से शीर्षक से इन्होंने लिखा है, तो कौन है वो? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें याद हो जाएं। 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे। किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? सर्जन संबंधी चिंतन किस कविता में है? सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ कभी कभी दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो असाध्य वीणा जो है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्जन संबंधी चिंतन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है, इसके रचयिता कौन है? अज्ञेय हैं। जबकि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है। मोचीराम कविता जो है वो धूमिल की है। आत्मजयी कविता कुंवर नारायण की है। ये सब बात हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आप रट जाइए सारे सप्तक को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक तो बन ही सकता है आपका। बताना किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। अब इसमें से ऐसे कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए कौन है वो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। मदन वात्सायन भी हैं, नरेश मेहता भी है, रामविलास शर्मा भी हैं, है ना। तो ये तीनों आपके सही हैं। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं, और नरेश मेहता जो है और मदन वात्सायन ये दोनों, ये जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो ऐसे 1 2 3 करके इन्होंने लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यह दीप अकेला जो है ये किसकी रचना है? यह दीप अकेला जो है ये किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या कहना चाहता है कवि? यहाँ पे हम बात करें तो व्यक्ति विशिष्ट बने रहने पर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। बिल्कुल ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? कम से कम 50 तो करवा ही दूंगी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए आप, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? तो ये सारी जो मेहनत है ना ये आपके लिए है, तो इसीलिए दिल से सारी चीज़ों को देखिए, अच्छे से देखिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि जो दौड़ता है वही जीतता है। और इस वक्त जो भी सो जाएगा ना उसके लिए बहुत मुश्किल है फिर आगे उस चीज़ों को कवर करना। तो इसीलिए दौड़ना ज़रूरी है, दौड़ लगाइए, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलना ज़रूरी है। रुक जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है। तो यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर ये जो रचना है, और ये रचना किसकी है? तो ये रचना जो है वो अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इनकी सभी रचनाओं को यहाँ देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 60 तक करूँगी, 811 से स्टार्ट किया था, तो 50 क्वेश्चन करके हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में डैश नहीं है। नहीं की बात की जा रही तो तालाब यहाँ पे नहीं है। बाकी देखिए रक्ता, लोकनाथ पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु, इन सभी का वर्णन है। चलिए प्रतीक यहाँ पे, बाकी अलग अलग रचना है ये भी देख लीजिए। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका, भिन्न भिन्न एग्ज़ाम में मैंने देखा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? नामवर सिंह ने ये कथन कहा है कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी
4 हमने देखा है, 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नहीं लिखा है आपने तो, है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएंगे प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ असत्य कथन बताना है आपको। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। ठीक है, तो प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। यहाँ पे कथन बताना है कि कौन सा गलत है। तो इतिवृत्तात्मकता जो आपका है ये द्विवेदी युग में देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है। चलिए बाकी भी हम देख लेते हैं। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर कठोर बौद्धिकता को स्वीकार करते। देखिए ये बिल्कुल सही है। पिछली बार जब हमने पढ़ा था क्वेश्चन इससे पहले, तो वो अलग था, वो जस्ट इसका उल्टा था कि बौद्धिकता को छोड़ के भावुकता का स्थान लिया है। लेकिन ये आपका सही है कि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार किया गया है इसमें। और प्रयोगवादी कविता के मध्यम वर्गीय जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। तो बिल्कुल मध्यम वर्गीय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ये मैं आपको कल करवा चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे कि प्रगतिवाद आपका जो था वो आपका निम्न वर्ग और ये आपका मध्यम वर्ग। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 के प्रकाशन जगत में आई। तो ये भी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक कवि हैं। बताएंगे रामविलास शर्मा परंपरावादी विचारधारा से है, शास्त्रीय विचारधारा से है, जनवादी विचारधारा से है या सांस्कृतिक मूलवादी विचारधारा से। तो टीचिंग एग्जाम से ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है DSSB में, PGT में। तो यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो ये जनवादी विचारधारा से है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय के बताना है कि कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। तो नहीं है यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखें हम अगर, तो कितनी शांति, ये जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, बल्कि ये अज्ञेय की कविता है। ये किसकी है? अज्ञेय की कविता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार न्याही कुही टटकी कली चंपे की वगैरह। तो यह पंक्ति अज्ञेय की किस कविता से उद्गीत है ये बताना है। ये जो पंक्ति है ये किससे ली गई है ये बताना है। नदी के द्वीप आज मैं पहचानता हूँ, कलगी बाजरे की, सागर किनारे किसकी है। तो ये कलगी बाजरे की जो है ना कविता अज्ञेय की, ये उसी से ली गई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय ना होने का कौन सा कारण बताना है इसमें से सही नहीं है। तो लोकप्रिय नहीं हो पाया, इसका क्या रीज़न सही नहीं है यही बताना है आपको। तो समाज सापेक्षता, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। तार सप्तक के कवि कौन नहीं है ये बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निराला सप्तक के कवि ही नहीं है। चलिए, ये तो आपके छायावाद के अंदर आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना इनमें से नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे हम देखें तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, कौन सा हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, बल्कि ये मुक्ति बोध की रचना है, ध्यान रखेंगे। बाकी सारी रचनाएं गीत फरोज, सन्नाटा और सतपुड़ा के जंगल, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है ये बताना है। क्षणवाद तो है, बौद्धिकता भी है और दुखवाद भी है। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग ये नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इनके और भी प्रवृत्ति हैं, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। अहंकारी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्रधानता, उपमानों की नवीनता है यहाँ पे।
और वहाँ ऑप्शन में था पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, तो पहले से प्रयोग में आ रहा है उसी को प्रयोग में किया गया, नहीं, यहाँ पे उपमानों को नवीनता से प्रयोग में किया गया। साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। चलिए बताना है कौन से तार सप्तक के कवि इसमें से नहीं है। तो अब ये तो हैं यहाँ पे, और नेमी चंद्र जैन भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पे तार सप्तक के कवि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है। फैंटेसी शिल्प पर आधारित, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DSSS में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम अगर देखें तो मधुबाला, गीत फरोश, अंधेरे में और कनुप्रिया में कौन सा हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। ठीक है, मुक्तिबोध की कविता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी तरह से लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए तार सप्तक के कवियों को जो है राहों के अन्वेषी कहा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, BPSC में बहुत कंफ्यूज करता है 2 ऑप्शन दे करके लास्ट के। तो आपको याद रखना है तार सप्तक के कवियों को, सिर्फ ये नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा सब, तार सप्तक के कवियों को, यही आपको ध्यान में रखना है। और ये तो नाम ही आपका गलत दिया है, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, इसीलिए ये गलत यहाँ पे बता रहा है। देखिए दिया गया प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है और इसका उत्तर सी माना गया है, दूसरे तार सप्तक के कवियों को। ठीक है, लेकिन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तार सप्तक, ध्यान में रखेंगे। आगे पढ़ेंगे, तीसरा सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। तो तीसरे सप्तक में कौन शामिल नहीं है, तो मुक्तिबोध, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिबोध यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। मुक्तिबोध जो है वो तार सप्तक के कवि है, याद रखिए, तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। आगे बढ़ें, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है। तो याद रखिए 43 से, सन 1943 से, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का ढंडा किसने कहा। तो बैठे थाले का धंधा जो है किसने कहा था, नंद दुलारे वाजपेयी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है हाइकू किस देश की काव्य शैली है। हाइकू बहुत ही अनोखा क्वेश्चन और DSSS में पूछा गया है ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जापान का ये आपका जो काव्य शैली है। ठीक है, जापान देश की काव्य शैली हाइकू, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, संशय की एक रात, ये किसकी है, नरेश मेहता की है। तो यहाँ मिला लेते हैं, नरेश मेहता की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव, मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, और संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। ध्यान रखेंगे। आगे की रचना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो यहीं तक आज हम करते हैं। ठीक है, और कल जो है आपको इसके बाद आगे हम लेके चलेंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है 2-3 दिन से ही, तो इसीलिए आज हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे फिर। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।